हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम हिंदी पैडागोजी के सारे चैप्टर और साथ में उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है दोनों कवर कर रहे हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने बना दी है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप सीडीपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर सब्जेक्ट पैडागोजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब में ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। इवैल्यूएशन है ना, जो आकलन है, ठीक है, या फिर वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सबमेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक है, योगात्मक है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको सीडीपी में भी मिलते हैं। इंग्लिश पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, ईवीएस, साइंस पैडागोजी, सब में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इसको हम अच्छे से करेंगे और स्पेशली हिंदी पैडागोजी में जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी सारे जो हैं हम इस चैप्टर के बाद करेंगे। तो ज्यादा टाइम इस चैप्टर को नहीं देंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा अपने थ्योरी एग्जाम के अंदर, बीएड के अंदर। तो आपको बहुत सारी बातें पता है। कुछ चीजें हम स्किप कर देते हैं तो वो भी आपकी जो है आपको क्लियर हो जाएंगी और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखनी, वो भी हम इस सेशन के बीच में करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आकलन के डिफरेंस के ऊपर। ये दोनों जो है, एक तो इवैल्यूएशन और जो मूल्यांकन है और आकलन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो आकलन और मूल्यांकन है ना, उनको एक ही कर देते हैं, ठीक है, उनका एक ही मतलब है। मेन जो डिफरेंस है वो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में रखना है, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको ही आप मूल्यांकन बोल सकते हो, मतलब इवैल्यूएशन बोल सकते हो, ठीक है। और जो अब आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसको आप असेसमेंट लेके चलो, ओके। एक तरह से मतलब असेसमेंट आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, फॉर्मेटिव समेटिव, लेकिन समेटिव असेसमेंट को ही इवैल्यूएशन के लिए काउंट कर देते हैं। बाकी क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे तो मूल्यांकन और आकलन का एक ही मतलब है। मतलब डिफरेंस सिर्फ आपको दो ही याद रखने हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारे पास निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक आकलन है। उसमें क्या होता है, जो आप ड्यूरिंग द सेशन लेते हैं, मतलब पूरे ईयर में या फिर 6 मंथ से पहले, सेमेस्टर से पहले जो बीच बीच में परीक्षाएं ली जाती हैं या फिर वर्कशीट कराई जाती हैं या फिर टीचर एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है, या फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट देती है, ग्रुप डिस्कशन करती है, उसके बाद मार्क्स लगाती है। तो वो सारी चीजें किसके लिए होती हैं? सुधार के लिए होती हैं, ताकि बच्चे को डायग्नोज किया जा सके, बच्चे की इंटरेस्ट के बारे में जाना जा सके, उसकी नीड के बारे में जाना जा सके। और जो हमारे पास योगात्मक आकलन है ये किस लिए होता है? ये बच्चा ने क्या पढ़ लिया है उसके परिणाम को जानने के लिए होता है, कि मतलब उसका क्या अंततः मतलब उसके क्या निष्कर्ष निकला है, क्या उसकी उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसको जानने के लिए होता है। और ये जो होता है एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द ईयर होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, निर्णय लेने के लिए होता है, ये सुधार के लिए होता है। इसको हम योगात्मक कहेंगे या फिर योगात्मक कहेंगे, इसे हम निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ढेरों क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। मूल्यांकन के उपकरण क्या है, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? तो सबसे पहले है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से मैम एक जो है पेपर तैयार कर लेती है A4 साइड शीट पे। तो उस तरह से कुछ चीजें कि हाँ ये बच्चे में टिक चल रहा है, ये नहीं चल रहा, तो इसमें टिक मार्क ही होता है या फिर क्रॉस लगता है। तो इस तरह से चेकलिस्ट जो है वो बनाई जाती है। ये बच्चे की क्या है, एक तरह से असेसमेंट लेने के लिए है। फिर है हमारे पास रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के अंदर इस तरह से जो है विवरण दिया जाता है, ठीक है, कि मतलब बेस्ट कितना है, ठीक है, 5 में से 2 स्टार या 3 स्टार या परसेंटेज में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो रेटिंग स्केल में रेटिंग दी जाती है, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 5 रेटिंग। जैसे आप एप्लीकेशंस में आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे, ठीक है, ब्लिंकिट को कितनी देना चाहेंगे, तो आप क्लिक करते हैं ना 3, 4, तो सेम इस तरह से होता है। फिर है हमारे पास रूब्रिक। रूब्रिक के अंदर हमारे पास इस तरह से जो है टेबल बनाई जाती है कि कितना जो है उत्कृष्ट है या अच्छा है, औसत है या फिर कोई सुधार नहीं आया, ठीक है। इस तरह से इसको 5 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें लाइट नहीं लेनी है कि हाँ ये तो हमें पता है, लेकिन कई बार वही चीजें ना हम गलत कर देते हैं कि इसमें इस तरह से बनता है, इसमें इस तरह से बनता है, इसमें इस तरह से बनता है। पोर्टफोलियो के अंदर क्या है कि बच्चे ने पूरा साल में जितने भी जो भी उसके डायग्राम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो टेस्ट पेपर्स हैं, उनको एक जगह कलेक्ट किया जाता है, एक फाइल के अंदर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट, चित्र, टेस्ट और कोई और चीज दे दी है, जैसे कि हमारे पास की आउट ऑफ दीज 4 थिंग कुछ भी दे सकता है। तो हमें जो नहीं है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें ये जो 4 चीजें हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, लेख, चित्र, टेस्ट, प्रमाण पत्र, यही जो है पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके आउट ऑफ बच्चा कुछ भी करता है वो हम पोर्टफोलियो के अंदर
नहीं डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2 क्वेश्चन जो आए हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम एंड ऑफ द सेशन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस तरह से क्वेश्चन इस स्लाइड में से पूछे जा सकते हैं कि जैसे इसमें है कि ये 2021 में आया हुआ है कि रीना जो है वो एक उपकरण विकसित करती है जिसमें छात्रों के व्यवहार, जैसे कि उन्होंने क्रियाकल्पों में भाग लिया है, ठीक है, उन्होंने कार्य पूर्ण किया है, समस्या समाधान कौशल कितना है उन्होंने, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए वो अवलोकन, यह उपकरण अवलोकन की अवधि में उनके व्यवहार में उपस्थिति और अनुपस्थिति के रूप में जानकारी देगा। मतलब वो टिक मार्क करेगी कि हाँ इसने किया है, नहीं किया है, इस तरीके से। तो ये जो उपकरण है वो किसका उदाहरण है यहाँ पर निम्नलिखित में से? तो आप इसका आंसर देंगे क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा है और मैंने आपको कहा कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि किस में क्या चीज़ हो रही है। तो ऊपर के 2 ऑप्शन ये भी तो हमने पढ़े ही नहीं है, सी और डी पढ़ा है, या तो चेकलिस्ट है या रेटिंग स्केल है। रेटिंग स्केल में तो हम रेटिंग दे रहे हैं, यहाँ पे वो रेटिंग नहीं दे रही, यहाँ पे वो क्या कर रही है कि उपस्थित है या वो नहीं है, ठीक है तो टिक कर देगी, नहीं है तो गलत कर देगी। तो इस तरह से उसने उस उपकरण को बनाया है, तो वो क्या जांच सूची कर रही है, चेकलिस्ट है। तो आंसर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता? जैसे कि चित्रकारी है, वर्कशीट है, कक्षा में हुई चर्चा है, या फिर फोटोग्राफ है। तो हमने देखा है कि चित्रकारी रखी जाती है, वर्कशीट हो गया, फोटोग्राफ है, ये हम रखेंगे, लेकिन कक्षा के अंदर जो चर्चा हुई है, ठीक है, उसको आप पोर्टफोलियो के अंदर नहीं लगाएंगे। तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान में रखनी है। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी से रिलेटेड क्वेश्चन हम एंड ऑफ द सेशन करेंगे। फिर मूल्यांकन के कुछ और उपकरण हैं, जैसे कि हमारे पास प्रश्नावली है, प्रश्नों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है, या फिर साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू है, बच्चे से बातचीत की जाती है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट असाइनमेंट या प्रोजेक्ट देकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। सेल्फ असेसमेंट भी बच्चे को दी जाती है कि वो खुद का आकलन करे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, ठीक है। सहपाठी मूल्यांकन मतलब पीयर जो असेसमेंट है, एक दूसरे को मूल्यांकन करना, ठीक है, वो किया जाता है, या फिर अचीवमेंट टेस्ट रखा जाता है, उपलब्धि प्रश्न जिसे कहते हैं। तो ये कुछ और जो है टूल्स हैं। अब ये टूल्स जो हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपने इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ी होंगी, तो हिंदी में भी पूछी जा सकती हैं। उससे पहले ये स्लाइड देख लेते हैं। इसमें कि आकलन के 3 महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, जो आपने इंग्लिश या बीएड में पढ़ा होगा। तो एक है सीखने के लिए आकलन, ठीक है, तो ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट ही है एक तरह से, ओके, प्लस में उसका सुधार। ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग के बाद, तो ये हमारे पास सबमेटिव असेसमेंट के लिए आता है। तो ये देख लो, जहाँ ऑफ है मतलब वो सबमेटिव असेसमेंट है, जहाँ 4 है बीच में वो क्या है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और अगर एज आ जाए असेसमेंट एज लर्निंग तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, सीखने के रूप में आकलन कि बच्चा खुद की जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो ज्यादातर हिंदी में पूछा जाएगा, हिंदी पेडागोजी में, ठीक है। हिंदी में आप कैसे ध्यान में रखेंगे? सीखने के लिए आ जाए, के लिए तो फॉर्मेटिव है, और अगर सीखने का अवलोकन आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास सबमेटिव है, और अगर हमारे पास के रूप में आ जाए तो फिर हमारे पास वो एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन है, सेल्फ अवलोकन जिसको कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, वो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास उपचारात्मक और निदात्मक आकलन, ठीक है। उपचारात्मक मतलब डायग्नोज करना, मतलब कोई ऐसा टेस्ट लेना, या फिर वही फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी टीचर जो है डायग्नोज कर सकती है, और स्पेशल जो है टेस्ट भी बना सकती है बच्चों को डायग्नोज करने के लिए। तो ये जांच के लिए होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। सीखने की पूर्व जानकारी, क्षमता और कठिनाइयों का पता चलता है, ठीक है। इससे जो है पूर्ण जानकारी मिलती है बच्चे के बारे में, समय की बचत होती है, और चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप बच्चे को जो है उसके अकॉर्डिंग रेमेडी दे सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है उपचारण के बाद जो लाभ मिलता है, हम पहचान पाते हैं, सीखने की कमियों को दूर कर पाते हैं, सुधार कर पाते हैं। तो जस्ट आफ्टर हम डायग्नोज के बाद ही रेमेडी दे पाते हैं ना, जस्ट आफ्टर जो है ये चीजें की जाती है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं, हैंड टू हैंड। हमारे पास सतत और व्यापक आकलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसमें जो है चारों चीजें काउंट होती है, नॉट जस्ट बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, लेकिन उसका कौशल मतलब एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज है वो उसकी कितनी अच्छी है, व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, नॉट जस्ट उसका एकेडमिक स्किल्स कैसी हैं, लेकिन उसकी नॉन अकेडमिक, यानी कि हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, या फिर नॉन अकेडमिक जैसे कि खेलना है, सपोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो सतत एंड व्यापक, और इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे का हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, ओवरऑल उसकी प्रोग्रेस को देख सके, नॉट जस्ट वन पार्ट,
ठीक है। ओवरऑल वो इसका नेचर कैसा है, उसके सोचने का तरीका कैसा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, सब चीज़ें इंक्लूड की जाती है। कॉम्प्रहेंसिव आंकलन होता है इसके अंदर, ठीक है। व्यापक जिसको बोलेंगे, हिंदी के वर्ड्स पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना, व्यापक, ठीक है। और विशेषताएं क्या है, ये जो है शिक्षा केंद्रित प्रक्रिया है, चाइल्ड सेंटर्ड। कई बच्चे जो होते हैं एकेडमिकली अच्छे नहीं होते, लेकिन वो और को करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसलिए हम जज नहीं कर सकते ना सिर्फ एक फैक्टर को देख के। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार बच्चे पढ़ाकू बहुत होते हैं लेकिन बिहेवियर में बहुत अच्छे नहीं होते। तो ओवरऑल उनकी प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है। तो ये नियंत्रण और नियमित होनी चाहिए, ठीक है। समग्र विकास पर बल होता है, मतलब ओवरऑल बल होता है। रचनात्मक और ये जो है कहीं ना कहीं रचनात्मक है और सुधारात्मक भी है। फिर हमारे पास मूल्यांकन उपकरणों की विशेषता, इसमें से आज तक अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आ सकता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो हमने उपकरण देखे थे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास पोर्टफोलियो हो गया या फिर हमारे पास स्केल हो गया या फिर कोई भी इंटरव्यू हो गया, तो वो कैसा होना चाहिए, वो जो उपकरण आप यूज़ कर रहे हो या जो भी तरीका यूज़ कर रहे हो वो क्या है, पहले तो वैलिड होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए। उपकरण वही मापे जिसके लिए बनाया गया है, ठीक है। फिर जो है वो रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, बार बार प्रयोग करने पर समान परिणाम दे, ऐसा नहीं अभी कुछ और थोड़ी देर बाद उसको यूज किया तो उसका कुछ और ही मतलब आ रहा है, ठीक है। और फिर जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, परिणाम व्यक्तिगत जो पक्षपात है उससे प्रभावित नहीं हो, इस तरीके से होना चाहिए। तो सबके लिए जो है टीचर को अगर वो ले रही है तो समान तरीके से लेना चाहिए। हमारे पास प्रैक्टिकलिटी मतलब व्यवहारिता, मतलब प्रयोग करने में सरल हो और सुविधाजनक हो। फिर है हमारे पास समग्रता, ठीक है, जो हमें हर चीज हर पहलू का हम उस पर आकलन कर सकें। भेदकारी शक्ति यानी कि अलग अलग स्तर पर विद्यार्थी के अंतर को भी स्पष्ट करे। और उपयोगिता यूटिलिटी हो, यानी कि परीक्षा जो परिमाण जो शिक्षण अधिगम है उसको बेहतर बनाने के लिए उपयोगी हो। तो ये जो है कुछ हमारी असेसमेंट जो टूल्स हैं, ठीक है, आकलन के जो टूल्स हैं या इवैल्यूएशन के जो टूल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, जनवरी 2023 में आया है सीटेट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कि आकलन बच्चे की रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान देता है, मतलब बच्चे की नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके बारे में हम जान पाते हैं। आकलन जो है वो निष्पादक की संभावना मतलब प्रोग्रेस को बढ़ाने में हेल्प करता है और असाइनमेंट के माध्यम से आधारभूत सहायता हम उसको प्रदान कर सकते हैं। आकलन जो शिक्षार्थी है उनके निष्पादन की कक्षा में परस्पर एक दूसरे की तुलना में मदद करता है। तो यहाँ पे तो तुलना के खिलाफ है सीटेट है ना, कंपेयर तो करना ही नहीं है, ये आप याद रखेंगे। जो कुछ वर्ड्स है ना वो बिल्कुल ही ऑप्शन को कट कर देते हैं। आकलन जो है सीखने संबंधी जो रुकावटें हैं और कठिनाइयों को शुरुआत में पहचानने में मदद करता है, ठीक है। तो है हमारे पास कहीं ना कहीं ये भी सही है, जो आकलन है वो रुकावटों को, संबंधों को, कठिनाइयों को पहचानने में मदद करता है। लेकिन हमें क्या है जो मोस्ट वेटेज आंसर रखता है ना, हमें वो चूज करना होता है, ठीक है। अगर हम तीनों में बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब ये बात आती है ना तो ये डायग्नोस जो कि हमने निदात्मक और उपचारात्मक अगर उससे जुड़ा होता तब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आकलन की बात की जाती है, सिंपल फॉर्मेटिव, समेटिव या फिर इवैल्यूएशन की बात की, तो हम जो है बात करते हैं कि हम बच्चे की नीड को जानना चाहते हैं, उसकी रुचियों को जानना चाहते हैं। तो कई बार आपको सीटेट में ऐसा होगा कि 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक लग रहे होंगे, लेकिन जिसकी ज्यादा वेटेज है, ठीक है, उसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और वो आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है उपचारात्मक शिक्षण का। अब यहाँ पे आप जो है त्रुटियों को निकालना, रुकावटों को खत्म करना, अब मैंने ऑप्शन पढ़े नहीं है, मैं सिर्फ उपचारात्मक शब्द देखकर ही आंसर जो है गैस कर रही हूँ कि भैया इसमें हमें उन चीज़ों पे ही क्लिक करना है। वहाँ पे जो है वो चीज़ें जो ऑप्शन है उसमें मेन पर्पस वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग जो है अध्यापक क्यों करता है। सबसे पहले है अध्यापक द्वारा जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार हेतु, अध्यापन जो अधिगम है कठिनाई को दूर करने हेतु, या फिर कक्षा में जो संप्रदा भावना है विकास करने हेतु, या फिर शिक्षार्थी विद्यार्थी के अधिगमन समस्या की जानकारी हेतु, ठीक है। तो अधिगमन समस्या की जानकारी हेतु तो है ही, लेकिन अधिगम जो है उसकी कठिनाई को दूर करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समस्या को जानने के बाद। क्योंकि अब यहाँ पे बी और डी में कंफ्यूजन है, तो बी जो है वो भी राइट है और आप देखेंगे डी भी राइट है, लेकिन जो हमारे पास डी है वो फर्स्ट चरण है कि आपने समस्या को जाना, लेकिन सेकंड आप उपचारात्मक शिक्षण कर क्यों रहे हो, उस कठिनाई को दूर करने के लिए। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो तो आपका यही है ना, इसलिए इसकी वेटेज ज्यादा है,
ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें जो है प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगी कि सीटेट किस दिमाग से सोचता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना आप उसको समझने लगेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाती है कि इसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ये किस समय क्या बात बोल सकता है, किस चीज पे रिएक्ट कर सकता है, हम उसके बारे में सब जानने लग जाते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करते हैं, है ना। वो चीजें उसको बोलते ही नहीं है जो उसको हमें पता कि बुरी लगे। सेम ऐसे ही जब सीटेट के बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने हाथ से निकाल दोगे तो आपको समझ में आएगा कि सीटेट जो है किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है, ठीक है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयोगित तरीका है? पढ़ी हुई सामग्री के सुधार का जो है शोध लेखन, ठीक है, किसका? पठन लेखन का कर रही है। और पढ़ी हुई सामग्री का अपने शब्दों में जो है सारांशीकरण करना, मतलब सारांश निकालना, सार बताना। पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ निकाल लिखना और पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। तो आपको इसमें से क्या ठीक लगता है? और ये भी 2023 में ही पूछा गया है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, सारे क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे होंगे, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो किसका आकलन करना है? पठन कौशल का, ना कि लेखन कौशल का। तो लिखने से संबंधित चीजें आप काट सकते हो, जैसे कि हमारे पे पढ़ी हुई उसको अनुच्छेद लिखना, ठीक है, यहाँ पे भी लिखना हो गया। मेन जो है हम उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं कि उसने जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ पा रहा है, और जो पढ़ा है उसके अर्थ को समझ रहा है, तो उसका पठन कौशल ठीक है। क्योंकि पठन कौशल जब हमने करा था पिछले चैप्टर में, कौशल वाले चैप्टर में, तो हमने समझा था कि राइट जो वो पठन करना क्या होता है, जब उसने उसके अर्थ को समझा है ना। तो अर्थ को समझने, यहाँ पे भी वो लेख ही लिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो है मेन हमें ये कि उसने उस अर्थ को तो तभी बता पाएगा जब उसका सार बता पा रहा है। यहाँ पे लिखने की बात नहीं है, पढ़ी हुई सामग्री को वो अर्थ उसका करके हमें बता दे कि भाई क्या सार है। तो मेन हमारा काम यही खत्म हो जाता है कि बच्चे ने पढ़ा और उसके सार को सुना दिया, मतलब उसके अर्थ को समझ लिया। तो ये दोनों चीजें जब जुड़ जाती हैं, पढ़ा और अर्थ को समझना, तो हमारा पठन कौशल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोर्टफोलियो आकलन क्या है? ये भी जैन 2023 में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ईयर में 3 क्वेश्चन आ गए एक ही चैप्टर से। तो ये चैप्टर अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ही, मतलब आपको पेपर के अंदर एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो कक्षा में जो शिक्षार्थियों के अधिगमन का अवलेखन करना, ठीक है, जो भी उन्होंने किया है, और या पता लगाना कि शिक्षार्थी ने सीखने में कहाँ कमी है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना या आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अवलोकन करना। तो पोर्टफोलियो में हमने समझा ही था स्लाइड के अंदर कि पोर्टफोलियो के अंदर हम जितना भी उसने एग्जाम दिए हैं या यूनिट टेस्ट दिए हैं या चित्र बनाए हैं, ठीक है, वो सारी उसकी परफॉर्मेंस पूरे ईयर की वो हम एक जगह स्टोर करते हैं, एक फाइल के अंदर लगाते हैं, ताकि हम उसका आकलन कर सकें, उसके बेस पर भी जो उसको जज कर सकें, मतलब कि बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया है या फिर उसका इवेल्यूशन कर सके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है किस लिए? उपचारात्मक जो शिक्षण है वो किस लिए उपयोगी है? पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, पाठ को फिर से पढ़ाने के लिए, खेल विधि का शिक्षण करने के लिए, कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, एक अध्यापक अपने कुछ जो विद्यार्थी हैं उनको दिए गए विषयों पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। वह शेष जो विद्यार्थी हैं को अपने जो सहपाठियों के वाक्य सुनकर उसका आकलन करने के लिए कहती है। इस आकलन को क्या कहेंगे? ठीक है, सह आकलन कहेंगे, ठीक है, या व्यक्तिपरक आकलन, समूह आकलन या सहपाठी द्वारा आकलन। तो ऑफ कोर्स इसमें हमें आंसर पता ही है, सहपाठी द्वारा आकलन, जैसे हम पीयर असेसमेंट बोलते हैं एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए प्रश्न तैयार करती है। यह कौन सा हो सकता है? निदात्मक, ठीक है, निपुणता प्रश्न, या फिर उपलब्धि, या फिर अभिक्षमता परीक्षण। तो जैन 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 11 जैन को जो हमारे पास क्वेश्चन आया था, पेपर आया था, तो उसके अंदर ये पूछा गया है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भाषा समृद्ध प्रवेश एक ऐसे प्रवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को डैश के अवसर उपलब्ध कराता है। देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, भाषा ज्ञान से उभरने के लिए, उन वाक्यों का निर्माण करने के लिए जो से पहले कभी नहीं सुने, कक्ष के परे जाकर सीखना। कि जो इन्वायरमेंट है, जो भाषा में हम इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? बच्चे को अवसर मिले, वो प्रयोग कर सके, भाषा का ध्यान दे सके, सीख सके एक दूसरे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, मतलब अगर उसको ग्रुप डिस्कशन में बिठाया जाए या फिर पीयर जो असेसमेंट है उसमें रखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब लिखित परीक्षा आती है तो उसके अंक अच्छे नहीं आते। तो एक शिक्षक के रूप में आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो Jan 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि उसकी सामाजिक अंतक्रिया की प्रशंसा करेंगे कि भाई सोशली ये बहुत अच्छा है, मतलब सामाजिक में जो एक इसका जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। और बच्चे के माता पिता से स्पष्ट कर देंगे कि भाई इसकी लिखने में कोई रुचि नहीं है। माता पिता से रोध करते हैं कि इसकी पढ़ाई में मदद करें, उसकी नियमित जो परीक्षा लेंगे ताकि वो सुधार कर सके। तो कौन सा आपको बेस्ट आंसर लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, गेस कीजिए। तो इसका वैसे राइट आंसर सीटेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चे की प्रशंसा करना, ताकि पहले उसको उत्साह से भरा जाए, फिर उसकी जो है हम आगे जो उसकी जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले ही हम उसे डिमोटिवेट कर देंगे तो फिर आगे सुधार किया जा ही नहीं सकता। रोज परीक्षा लेने से भी सुधार हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो उसको प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित और मौखिक परीक्षण जो है तथा जो प्रदत्त है वो कार्यों के माध्यम से आकलन करती है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? क्या करती है वो? लिखित और मौखिक रूप से बहुत सारे जो है आकलन करती है। तो इसको आप क्या कहेंगे? समय समय पे करती है, मतलब एंड ऑफ द सेशन की बात नहीं कर रही, बीच में जो सेशन है उसकी बात की जा रही है। तो इसे आप रचनात्मक आकलन कहेंगे, कल्पनात्मक आकलन कहेंगे, पोर्टफोलियो आकलन या फिर दक्षता आधारित आकलन कहेंगे। ये आपके पास Jan 2023 में सीटेट में पूछा गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रचनात्मक आकलन बोला जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी के किसी विशिष्ट कार्यों से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे के बाद इस्तेमाल करने की आवश्यकता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण जो है विद्यार्थी के किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है? ठीक है, मतलब स्पेशली उसी कार्य के लिए किया जाता है और उसके बारे में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, जिसे बाद में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण या फिर क्षमता परीक्षण या फिर निपुणता परीक्षण या फिर उत्पादक परीक्षण। इसमें जो है ऑप्शन गलत है, यहाँ पे निदात्मक परीक्षण आएगा, तो ये गलती से मिस प्रिंट है। तो इसका जो है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आंसर इन्होंने एक्स्ट्रा नंबर जो है दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे निदात्मक आएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के किस विषय में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर देता है? उन्हें क्या सीखा है, वे कैसे सीखते हैं, उनकी क्या रुचियां हैं और उन्हें क्या नहीं सीखा है। तो इसमें से आपको क्या सही लगता है कि इसमें से क्या जो है सही है कि जो मूल्यांकन करता है तो किस चीज़ों का जानने के हमें अवसर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए तो कहीं ना कहीं है ही कि उन्होंने क्या सीखा है, या फिर वो कैसे सीखते हैं, या उनकी क्या रुचियां हैं, या उन्हों को क्या नहीं सीखा है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कैसे लगता है कि क्योंकि बी और सी है, तो बी में अगर बी ऑप्शन में देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है, तो बी भी इंपॉर्टेंट है, तो आप किसको चूज करेंगे? तो अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी ज्यादा राइट है कि उन्होंने क्या सीखा है, उनकी रुचि किसमें है और उन्होंने क्या नहीं सीखा है ना। बी से ज्यादा अगर हम बेटे सीखे तो ये ज्यादा जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक आकलन करते समय एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वोपरि मानते हैं? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, बच्चों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, बच्चों द्वारा दिए गए तथ्यों की संख्या, या फिर केवल पाठ्य पुस्तक आधारित उपलब्धि। ठीक है, तो हमें पता है कि विभिन्न संदर्भों में जो कैसे वो यूज कर पाता है, हम उसको जो है सतत व्यापक में मानेंगे, ना कि सिर्फ लिखित में क्या उसके अंक हैं या फिर याद किए हुए जो तथ्य हैं उनकी क्या संख्या है, ना सिर्फ पुस्तक पे आधारित। हम देखेंगे कि विभिन्न संदर्भों में वो कैसे यूज कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस प्रकार आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके, रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप जो है लिख सके, उनमें सुधार कर सके और फिर अंतिम प्रारूप तैयार कर सके। वह जो है अध्यापक किस उपागम का इस्तेमाल कर रही है? इसमें प्रक्रिया आधारित या फिर लेखन संबंधित या फिर लेखन उत्पादक आधारित उपागम या फिर उद्देश्य के लिए लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब आप किसी अभ्यास या सामग्री में
शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अभिग्रहण कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है, समीक्षा कहा जाता है। जब आप उनकी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तुम उनके अनुकूल कुछ करें ना तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुकूलन, यानी कि अडेप्टेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक का यह मत है कि जो अभिभावक होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो वो कैसे भागीदार हैं? इनमें से ऑप्शन बताना है आपको कि जो अभिभावक हैं उनको सूचित करके कि बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, नियमित आधार पर उनके साथ जो है पोर्टफोलियो पर चर्चा करना, और अभिभावकों को जो है अकादमिक के स्थान पर सह अकादमिक जो क्षेत्र है वहाँ पे बुलाना, ठीक है, जहाँ पे जैसे स्कूल में मीटिंग है उसमें नहीं, अलग से कहीं बाहर बुलाना है, या फिर अभिभावकों को अधिगम संबंधी सिद्धांत पढ़ाकर। उससे तो क्या ही होगा, है ना, इससे भी कुछ नहीं होने वाला और इससे भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, उसके पोर्टफोलियो के ऊपर चर्चा करना कि मतलब इसने क्या किया है इस महीने या अब 2 महीनों में, इसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या किस में ये अच्छा जा रहा है, किस में अच्छा नहीं जा रहा, इस पर चर्चा करके उनको कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ा सकते हैं कि वो भी मददगार बने। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज का कि उपचारात्मक शिक्षण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी किसकी अनुशंसा नहीं की गई है? में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई है उपचारात्मक शिक्षण के रूप में पूछा गया है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत विशेष की अधिगम संबंधी कमियों को पहचानना और निदान सूचना करना। ये तो बिल्कुल ठीक है कि उपचारात्मक शिक्षण के अंदर आता है। अध्यापक समस्याओं को संबोधित करते हैं और दूर करने के लिए व्यवहारिक उपचारण समस्याएं ढूंढते हैं, ये भी ठीक हो गया। विद्यार्थी की गलतियों का विश्लेषण करके उपयुक्त उपचारात्मक जो कार्यों हैं उसका चयन करना, ये भी ठीक है। डी कहता है कि नवीन पठन या फिर शिक्षण विधियों को लागू करके उच्च अधिगम रणनीतियों का लागू करना, मतलब और मतलब नई नई पठन या विधियां उसको लागू करना। लेकिन जो उपचारात्मक शिक्षण है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? कमियों को जानना और उसको दूर करना, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें नहीं काउंट होंगी। तो ऑप्शन तीनों ठीक है, लेकिन डी जो है वो क्या है? आउट हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमें जो है नहीं बताना है, ठीक है। तो ये आप याद ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन में नहीं आना। कई बार बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं या फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसमें इतना ही। तो इस तरह से क्वेश्चन इस सेशन में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा हो सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।